मोदी और मेहुल चौकसी मामले में ईडी को बड़ी कामयाबी। दोनों की ओर से देश से बाहर भेजे गए करीब 1350 करोड़ रुपए के सामानों को भारत वापस लाने में सफलता। इन सामानों को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया जारी। दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर एलजी अनिल बैजल का बड़ा आदेश। सभी बड़े अस्पतालों को कोविड और गैर कोविड बिस्तरों की संख्या बताने के लिए प्रवेश द्वार पर एलईडी बोर्ड लगाने का आदेश। दिल्ली में सभी लोगों के इलाज के मसले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, एलजी और केंद्र का फैसला मानेंगे। भारत में कोविड-19 के ठीक होने वालों की संख्या पहली बार हुई सक्रिय मामलों से ज्यादा। 1,35,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,33,000। अब तक करीब 50 लाख नमूनों का परीक्षण। कोविड-19 से निपटने के लिए 6 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात। दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। 73,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 34 लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। मरने वालों की संख्या 4,11,000 के पार। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि कोरोना वायरस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और अधिक शोध की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छी खबरें की साझा। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों की आबादी में करीब 29% की बढ़ोतरी। भौगोलिक वितरण क्षेत्र भी 36% तक बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष उपलब्धि के लिए गुजरात के लोगों के साथ साथ उन सभी लोगों की सराहना की जिनके प्रयासों से ये उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल हुई। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के लिए 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आउटलुक पर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक देश में जीडीपी वृद्धि में सुधार अपेक्षा से अधिक बेहतर होगा। हालांकि रिपोर्ट में इस वर्ष वृद्धि को 5% तक कम करने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। एसएनपी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिर आउटलुक इस बात को दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के बाद ठीक हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कमजोर आर्थिक क्षेत्र और कमजोर श्रम बाजार सहित घरेलू कमजोरियों के साथ भारत के दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण के लिए जोखिम तेज हो गए हैं, परंतु भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को अपने मजबूत जनादेश का इस्तेमाल अधिक आर्थिक सुधार लाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक पूंजी के रूप में करना चाहिए। हालांकि इन सब में नीतियों के क्रियान्वयन पर सब कुछ निर्भर करेगा। एजेंसी को यह भी लगता है कि भारत के घरेलू कृषि बाजारों को उदार बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए हालिया सुधारों से मुद्रास्फीति पर जोखिम को सीमित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही आरबीआई के उपाय आर्थिक या वित्तीय झटकों को दूर करते हुए आर्थिक विकास को बनाए रखने की क्षमता का समर्थन करेंगे। और इस बारे में और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एसएनपी की ये रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2021-22 में जो जीडीपी वृद्धि दर है 8.5% रह सकती है। तो जिस तरह की कोशिशें सरकार कर रही है इस लॉकडाउन में जो अर्थव्यवस्था थम गई थी उसको पटरी पर लाने की, तो कहीं ना कहीं वो सारे कदम सही दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी पुष्टि इस रिपोर्ट ने भी की है। और क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखिए तेजिंदर, करीब 80 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को शुरुआत हुए और इस 80 दिन में एक अच्छी खबर ये जरूर दिखाई दी है कि जो रेटिंग एजेंसियां हैं अब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ ब्राइट स्पॉट्स या फिर कहें कि कुछ खुशखबरी पूरी दुनिया को देने लगी हैं। काफी राहत की बात है कि फिच के बाद में अब स्टैंडर्ड पुअर्स ने भी जो भारत की जो स्टेबल सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। इसका मतलब ये जो निवेशक हैं वो अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था में भरोसा जताते हैं। रेटिंग एजेंसी को लगता है कि जो आर्थिक सुधार हैं, जो सरकार कदम उठा रही है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और जो माइक्रो इकोनॉमिक आंकड़े हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन पर नियंत्रण रखने की बात हो या फिर फिस्कल डेफिसिट पर, ये दोनों ही स्थितियां बहुत ही आरामदायक भारत के लिए दिखाई दे रही हैं इस वक्त। और जो फॉरेक्स का लेवल है, फॉरेन एक्सचेंज है भारत के पास में, वो भी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। अभी जो प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया गया है उससे अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है।
ये जरूर रेटिंग एजेंसी कहता है तेजिंदर कि शॉर्ट टर्म में यानी इस एक साल में मार्च 2021 तक थोड़ी जो मुश्किलें हैं वो बरकरार रहेंगी। लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां चालू नहीं हो पाई हैं उससे रोजगार और आर्थिक वृद्धि पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में जो अभी मई में वित्त मंत्री ने कई सारे सुधारों की घोषणा की है, कई सारे क्षेत्रों को खोलने की घोषणा की है, उसका बहुत ज्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा। और हम ये कह सकते हैं कि ये वी शेप्ड रिकवरी होगी, यानी 5% नीचे जाने के बाद 8.5% अगर ऊपर आती है तुरंत ही अगले साल अर्थव्यवस्था, ये काफी अच्छी पहल मानी जाएगी। और अब ये माना जा रहा है पूरी दुनिया में कि चीन, अमेरिका और भारत, ये तीन ही ऐसे देश हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रहा है। अजय, अगर विदेशी निवेश के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह की रिपोर्ट जब आती है तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जो विदेशी निवेशक हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं। वो ये इस बात को लेकर के भरोसा उनमें जगता है कि जो भारत की सरकार है वो आर्थिक सुधारों को लेकर के पूरी तरह से ईमानदार है, पूरी तरह से पारदर्शी है, और जो नीतियों की दिशा है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और जब भी कोई निवेश करता है तो आगे जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट होते हैं उन्हीं को देख करके करता है। मौजूदा स्थिति पूरी दुनिया में सभी निवेशकों को पता है कि बहुत ही खराब है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग में 2019 सितंबर को, आपको याद होगा कि मैन्युफैक्चरिंग या मेक इन इंडिया को लेकर के जो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया था कि 30% से कॉर्पोरेट टैक्स को घटा करके 22% किया गया था, और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का दिखाई देने लगा है। तो अब ऐसा लगता है कि जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की घोषणा आरबीआई ने की है और जो फिस्कल पॉलिसी सरकार की तरफ से आई है उसको देख करके जो विदेशी निवेश है उसमें भी तेजी आएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में पैसा है, जो इंडस्ट्रीज के पास पैसा है, वो लोग सामने आए और निवेश करने के लिए अपने अपने जो कैश है उसको खोलें। ये काफी भरोसा दिखाता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी, कि वे भारत को लेकर के एक स्टेबल आउटलुक रख सकते हैं। और चूंकि भारत के सरकार की जो डेट पोजीशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, फिस्कल डेफिसिट पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल है, और जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वो बहुत ही अच्छे हैं। अभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म जिसका आपने जिक्र किया वो काफी असरदार साबित होने जा रहे हैं महंगाई के मोर्चे पर, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए और ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए काफी पॉजिटिव है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो S&P ने 2021-22 में भारत की जीडीपी दर 8.5% रहने की उम्मीद जताई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हाल में सत्ता संभालने पर उन्हें बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री नेतन्याहू के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत इजरायल भागीदारी लगातार बढ़ती रहेगी। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बातचीत की। इनमें दोनों देश कोविड-19 महामारी के दौर में अपने सहयोग बढ़ा सकते हैं। टीके, चिकित्सा विज्ञान और निदान के क्षेत्रों में विकास की कोशिश भी बातचीत में शामिल थी। दोनों नेताओं ने विशेषज्ञों के दलों के द्वारा जारी आदान प्रदान कार्यक्रमों पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि मानवता के व्यापक लाभ के लिए इस तरह के सहयोग के फल मिलने चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आज टेलीफोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। बातचीत कोविड-19 के बाद के विश्व पर केंद्रित थी। ये भी चर्चा हुई कि दोनों नए हालात में कैसे सहयोग कर सकते हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इजरायल गठजोड़ आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कोविड के बाद की दुनिया में भारत इजरायल के बीच किस प्रकार का सहयोग होगा, और उन्हें 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी उन्होंने नेतन्याहू को। और आने वाले दिनों में भारत इजरायल सहयोग और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी पर चर्चा की। वो एक दूसरे के प्रवासियों की मदद करने और उनके निकासी की सुविधा के लिए चल रहे सहयोग को जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ साझा सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों के साथ आसियान के एक महत्वपूर्ण सदस्य कंबोडिया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी की समीक्षा की, जिसमें ITEC योजना के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम और मेकांग गंगा सहयोग ढांचे के तहत त्वरित प्रभाव परियोजनाएं शामिल हैं।
कंबोडिया के पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि कंबोडिया भारत के साथ संबंधों को महत्व देता है। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कंबोडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी बड़े अस्पतालों से कोविड और गैर कोविड बिस्तरों की संख्या बताने के लिए प्रवेश द्वार पर एलईडी बोर्ड लगाने के लिए कहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों और बेड की कम संख्या के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक बड़ा कदम उठाया है। उपराज्यपाल और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल बैजल ने सभी बड़े अस्पतालों से कोविड और गैर कोविड बिस्तरों की संख्या बताने के लिए प्रवेश द्वार पर एलईडी बोर्ड लगाने के लिए कहा है। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया। पत्र में अस्पतालों में बिस्तर का शुल्क और भर्ती के लिए संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी देना भी शामिल है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग को ऐप पर उपलब्ध डाटा और एलईडी के डाटा का मिलान करने की सलाह भी दी है। इसके साथ ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने के लिए कहा गया है ताकि भर्ती होने वाले मरीजों को परेशानी न उठानी पड़े। उधर ये तय है कि दिल्ली के अस्पतालों में अब सभी का इलाज हो सकेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने ये आदेश दिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा और इलाज से पहले सभी मरीजों के कागज देखे जाएंगे। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस फैसले को संविधान विरोधी बताते हुए पलट दिया था। This order violated the constitutional right to equality and right to life, which includes right to health. Earlier also a similar order of JNCTD was struck down by Honorable High Court of Delhi, double bench headed by the Chief Justice of Delhi, on the ground that no citizen of India can be discriminated on the basis of residence. When it comes to health care, access to universal health care is responsibility of the state. एलजी के ताजा फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार उपराज्यपाल और केंद्र के हर आदेश को लागू करेगी। केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। इस बीच दिल्ली के 22 निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए ज्यादा बेड आरक्षित करने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार को आशंका है कि 31 जुलाई तक देश की राजधानी में 5 लाख से ज्यादा कोरोना मामले रिपोर्ट होंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के लोगों के लिए 80,000 बिस्तरों की जरूरत होगी। इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने 2.5 महीने में क्या किया। सरकार में रहते हुए आपका काम है उन सुविधाओं को मुहैया कराना जो परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो बेड बढ़ाने की बात हो या ऑक्सीजनेटेड बेड बढ़ाने की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से मनमाने ढंग से लोगों के साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, पैसे वसूले जा रहे हैं, उसकी बात हो। आज 2 महीने 2.5 महीने के बाद दिल्ली सरकार ये प्लान कर रही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप प्लान करोगे या एग्जीक्यूट भी करोगे। इधर दिल्ली में हॉटस्पॉट्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार तक दिल्ली में 169 हॉटस्पॉट्स थे जो अब बढ़कर 188 हो चुके हैं। डीडी न्यूज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,76,000 के करीब हो चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि देश में पहली बार कोरोना के एक्टिव मरीजों से ज्यादा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में कोरोना के अब तक 1,33,632 एक्टिव केस हैं, वहीं 1,35,205 लोग रिकवर हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना का रिकवरी रेट 48.88% है। भगौड़े नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से वसूली मामले में ईडी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ईडी बुधवार को हांगकांग से हीरे, मोती और जवाहरात वापस लाई है, जिसकी कीमत करीब 1,350 करोड़ रुपए है। ये हीरे जवाहरात नीरव और चोकसी की फर्म से जुड़े हुए हैं। ये बेशकीमती ज्वेलरी हांगकांग की एक कंपनी के गोदाम में रखी हुई थी। इनमें पॉलिश किए हुए हीरे, मोती
चांदी के गहने आदि शामिल हैं। इस सामान को मुंबई वापस लाया गया है। इसका वजन करीब 2340 किलोग्राम है। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुएं में लगी आग में 2 लोगों की मौत हो गई है। बागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड का तेल का कुआं है, जहां पिछले 14 दिनों से गैस का रिसाव हो रहा है। 27 मई को कुएं में गैस रिसाव होने के बाद से क्षेत्र में तैनात एनडीआरएफ की टीमें आग पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रही हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बागजान आग के मुद्दे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर उठाए गए आपातकालीन उपायों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बागजान अग्नि हादसे को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने इस मामले में केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया और कहा कि स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 73,56,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 4,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सर्वाधिक प्रभावित देशों में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे स्थान पर है। और कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को ही प्रभावित किया है। कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इसके संक्रमण से 1,12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ये महामारी गंभीर रूप धारण कर चुकी है, जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख के करीब है। वहीं रूस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,350 हो गई है। वहीं देश में कुल संक्रमण के मामलों की संख्या 4,93,000 से अधिक जा पहुंची है। राजधानी मॉस्को समेत देश के कई हिस्सों में सख्त प्रतिबंध लागू हैं। सरकार एक और अस्थायी अस्पताल बनाने की तैयारी कर रही है। मॉस्को में पहले ही इसी तरह का एक अस्पताल काम कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने कहा है कि बगैर लक्षणों के भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष निकालने से पहले और अधिक शोध की आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर मारिया वॉन केरखोव ने सोमवार को कहा कि बिना लक्षण वाले लोगों से अन्य लोगों में बीमारी कम ही फैल रही है। हालांकि अब उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये निष्कर्ष अध्ययन के अपेक्षाकृत छोटे सेट पर आधारित था। साक्ष्य बताते हैं कि लक्षण वाले लोग सबसे अधिक संक्रामक होते हैं और लक्षण विकसित होने से पहले ही बीमारी को फैला सकते हैं। हालांकि ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि बिना किसी लक्षण के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोग किस अनुपात में दूसरे लोगों को संक्रमित करते हैं। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 674 हो गई है। गिर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों की गणना पूनम अवलोकन के बाद सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर शेरों की जनसंख्या में 29% बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ शेरों का रेंज भी 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, जो 36% ज्यादा है। ये क्षेत्र 2015 में 22,000 स्क्वायर किलोमीटर था। अधिकारियों की माने तो शेरों की संख्या 2001 की तुलना में अब दोगुनी हो गई है। केंद्र की मदद से राज्य सरकार ने शेरों के लिए बहुत काम किया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात में एशियाई शेरों की जनसंख्या में 29% बढ़ोतरी हुई है। शेरों के लिए भौगोलिक रूप से वितरण क्षेत्र बढ़कर 36% हो गया है। गुजरात के सभी लोगों सहित उन सभी लोगों को जिन्होंने इस उत्कृष्ट उपलब्धि का नेतृत्व किया है, उन्हें मेरी शुभकामनाएं, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। और गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेरों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात ही नहीं बल्कि भारत देश का जो गौरव है वो है एशियाई शेर। एशियाई शेर दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे पाए जाते हैं और ये है गुजरात का गिर का जंगल। गिर का जो जंगल है वहां पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। और आपको ये बता दूं कि आज जो उनकी हर 5 साल के बाद जो गिनती होती है वो आज उनका गिनती का नतीजा आया है। उसमें 674 शेर का एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा हमें मिला है। पिछली बार जो 5 साल पहले 2015 में जो गिनती हुई थी उसमें 523 शेर पाए गए थे। और अभी जो ग्रोथ रेट है 29% का जो एक ग्रोथ रेट बाहर आया है, जो बहुत ही अच्छा है। और दुनिया में
एक हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी और सक्सेस अगर कोई स्टोरी है तो वो है गिर के जंगल के जो बब्बर शेर है उनका कंजर्वेशन का काम है। और करीब 1400 जो वन विभाग के कर्मचारी है उसने यहाँ पे काम किया है। खास बात यह है कि जो सैटेलाइट से उनका उपयोग किया गया है रेडियो कॉलर आईडी, उनका ऊपर सैटेलाइट से सीधा कनेक्शन है और उनके जरिए भी ये गिनती की गई है। और गुजरात के लिए, भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा गौरव है कि हमारे यहाँ पे जो एक ही दुनिया में एक ही नस्ल है एशियाई शेरों की, उनकी आबादी बढ़ रही है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। दूरदर्शन के लिए हनीफ खोखर, शासन गिर जंगल, जूनागढ़। योग दिवस इसी कोरोना को हराने में इसे लेकर लोगों में आपका उत्साह सहयोग रहता है। है योग जरूरी। जीवन को सरल बनाता है। स्वयं का योग रखें भी एक ध्यान, ऐसा साधन है पूरे जो दिन नेचुरल इम्यूनिटी केवल बूस्टर का काम गर्म करता पानी है। पिएं। आज 30 योगाचार्य मिनट आचार्य तक प्रतिष्ठान योगासन ऐसे करें। योगासन के बारे में प्रतिदिन बताएंगे, एक जिसके चम्मच नियमित अभ्यास च्यवनप्राश से लें। आप अपनी प्रतिरक्षा तुलसी, प्रणाली को दालचीनी, मजबूत कर सकते हैं। काली मिर्च, सूखी अदरक का आज बना का काढ़ा एपिसोड दिन में हम 2 बार इम्यूनिटी पिएं। के लिए करेंगे। गर्म दूध यानी में ऐसी हल्दी कौन सी मिलाकर आसान पिएं। सी क्रियाएं हैं सुबह जिनका शाम नियमित अभ्यास तिल करके या आप नारियल का इम्यूनिटी तेल को या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। घी नाक आपको के नियमित दोनों रूप से छिद्रों में करना है लगाएं। कपालभाति का अभ्यास गले में और साथ खराश में ही व खांसी नाड़ी हो तो शोधन प्राणायाम का फर्स्ट दिन में स्टेप एक बार जिसको हम पुदीने बहुत का सुगम पत्ता भाषा में या कहते हैं, अजवाइन अनुलोम डालकर विलोम पानी का प्राणायाम या भाप लें। सुखपूर्वक प्राणायाम। लौंग के आइए चूर्ण में जानते हैं गुड़ या कैसे शहद करेंगे मिलाकर इनका अभ्यास। दिन में 3 बार कपालभाति लें। के लिए आसन में बैठना, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेना, फोर्सफुल एक्सलेशन और प्रत्येक एक्सलेशन के साथ पेट के संकुचन को अनुभव करना। आंखें बंद। पच्चीस एक्सलेशंस का एक राउंड। 25वां श्वास पूरा गहरा छोड़ दें और फिर श्वास भर लें। फील योर ब्रेथ। 25 एक्सलेशंस का एक राउंड आप 4 राउंड से शुरू कर सकते हैं। बढ़ाते बढ़ाते इसको 8 और फिर 16 राउंड्स तक भी ले जा सकते हैं। प्रयत्न शैथिल्यम, रिलैक्स। इसके बाद हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिवेटेड है, यानी किस स्वर से ज्यादा सांस आ रहा है। हमारे लेफ्ट से आ रहा है तो हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, पीछे से दाएं हाथ को और लेफ्ट। फिर दाएं हाथ को तीसरी उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते जाएं, टाइम जितने समय में श्वास छोड़ा फिर से दाएं स्वर से सांस लेते जाएं और दाएं स्वर को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ते जाएं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला स्टेप है, जिसको हम सुगम भाषा में अनुलोम विलोम या सुखपूर्वक प्राणायाम भी कह देते हैं। आप इसको 5 मिनट तक करें और बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को 10 से 15 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। जितना लंबा हम इसका अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे तो नियमित अभ्यास करें ही, साथ में अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे से परिवर्तन लाएं। सात्विक भोजन ग्रहण करें, पानी खूब पिएं और सूर्य के सानिध्य में अपना समय व्यतीत करें। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो योग के जरिए हम अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है।